वेलकम बैक दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बिहार स्टेट 2019 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। स्टेट 2023 का नोटिफिकेशन आ चुका है और आवेदन हो रहे हैं। बिहार स्कूल एजुकेशन बोर्ड पटना ने जो स्टेट का सिलेबस निर्धारित किया है उसके अनुसार हमने तैयारियां शुरू कर दी है। कंप्लीट नोट्स तैयार कर लिए गए हैं जिसे आप अपने व्हाट्सएप पर प्रिंटेड बाय पोस्ट प्राप्त कर सकते हैं। अभ्यर्थियों के मन में यह शंका है कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके लिए हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को लेकर आए हैं। 2019 में जो स्टेट हुआ था उसमें जो प्रश्न पत्र पूछे गए थे उस क्वेश्चन को हम आपके साथ साझा करेंगे ताकि आप लाइव देख पाएं कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं स्टेट के पेपर 1 में, पेपर 2 में। इस बार भी जो पाठ्यक्रम निर्धारित है वो ठीक पिछले के जैसा ही है। 50 क्वेश्चन जो होंगे आपके शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता से होंगे और 100 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से होंगे। आप जिस सब्जेक्ट के शिक्षक बनने वाले हैं उस विषय से 100 प्रश्न 100 अंकों के पूछे जाएंगे। आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बतला दूं कि हमारे YouTube चैनल पर ऑल टीचिंग एग्जाम्स की कंप्लीट तैयारी कराई जाती है। हमारे द्वारा स्टेट 2023 के कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के प्रत्येक सब्जेक्ट के कंप्लीट नोट्स आप अपने व्हाट्सएप पर PDF और प्रिंटेड बाय पोस्ट प्राप्त कर सकते हैं। हमारे नोट्स में प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के कलेक्शन और वीकली टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड किए गए हैं। ये परीक्षा ऑनलाइन होगी, इसलिए हमने अपनी वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी उपलब्ध कराए हैं। स्टेट का कंप्लीट अध्ययन सामग्री संपूर्ण मटेरियल प्राप्त करने के लिए आप कॉल व्हाट्सएप करें 7631314948 पर। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी। स्टेट 2019 के पेपर 1 में जो 50 क्वेश्चन पूछे गए थे शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता से यानी पेडागोगी और अदर स्किल से जो 50 प्रश्न पूछे गए थे, आइए उसे हम सॉल्व करते हैं। अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे पेडागोगी एंड अदर स्किल क्वेश्चन नंबर 1 से 50 है। सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन प्रभावी शिक्षण में प्रमुख व्यवहार है। यानी इफेक्टिव टीचिंग में जो प्रमुख व्यवहार बिहेवियर होता है वह कौन सा होता है। आप बच्चों से प्रश्न पूछ रहे हो, संरचनात्मक शिक्षा दे रहे हो, अनुदेशनात्मक विविधता से परिपूर्ण शिक्षा दे रहे हो, ये सब तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन सबसे प्रमुख ये होता है कि आप विद्यार्थियों के विचारों एवं योगदान का अनुप्रयोग कर रहे हो। विद्यार्थी के जो विचार हैं आप उसका यूटिलाइजेशन शिक्षा में कर रहे हैं तो बच्चे का प्रोत्साहन बढ़ेगा और शिक्षा के क्षेत्र में वे खुलकर अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। इस प्रकार वे बहुत तेजी से तीव्र गति से सीख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक शिक्षक का मुख्य कार्य क्या है। एक शिक्षक का जो मुख्य कार्य है वह समस्या समाधान विधि की समझदारी है। यानी छात्रों की जो भी समस्याएं हैं पठन पाठन से संबंधित, उसके निजी लाइफ से संबंधित, जो उसके शिक्षा के क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है, उन सभी समस्याओं का समाधान करना एक शिक्षक का मुख्य कार्य होता है। ये जो क्वेश्चन होता है बाइलिंगुअल होता है क्योंकि आप जो एग्जाम देंगे उसमें 2 मीडियम होगा। आप चाहे तो हिंदी मीडियम सिलेक्ट करें चाहे इंग्लिश मीडियम सिलेक्ट करें, इसीलिए हमने जो नोट्स तैयार किया है वो बाइलिंगुअल तैयार किया है। आप चाहे तो हिंदी मीडियम नोट्स हमसे प्राप्त करें, आप चाहे तो इंग्लिश मीडियम नोट्स हमसे प्राप्त करें। हमारे पास दोनों नोट्स है और दोनों में से कोई एक या दोनों आप प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी विधि शिक्षार्थी केंद्रित है। बाल केंद्रित शिक्षा कौन सी है। यानी ऐसी शिक्षा जिसमें शिक्षण कार्य बच्चों के इर्द गिर्द ही घूमे, उसके मन मुताबिक ही चले, वो बाल केंद्रित शिक्षा होती है। समूह चर्चा विधि में समूह में जितने भी बच्चे हैं सब आपस में चर्चा करते हैं। इस प्रकार की शिक्षा जो होती है बाल केंद्रित होती है क्योंकि समूह के सभी बालक अपने विचार प्रकट करते हैं, ये बाल केंद्रित शिक्षा है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, अभिवृत्ति का विकास तथा प्रशंसा निम्नलिखित में किस क्षेत्र में आता है। अभिवृत्ति का विकास यानी उसकी जो फीलिंग है उसका डेवलपमेंट करना और उसकी तारीफ करना, ये सब क्या है। अगर आप किसी की तारीफ करेंगे, उसके अभिवृत्ति का विकास करेंगे तो उसमें कई तरह का विकास होता है।
संज्ञानात्मक विकास भी होता है, मेंटल डेवलपमेंट भी होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जिसे कहते हैं, उसके भावात्मक विकास भी होता है, उसकी फीलिंग भी बढ़ती है, उसको जितना सम्मान मिलेगा वो उतना मोटिवेट होगा, उसका मनोगामक विकास भी होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अभिवृत्ति का विकास और प्रशंसा जो है सभी प्रकार के विकास को बढ़ावा देता है। थॉर्नडायक के अनुसार अधिगम की प्रयत्न और भूल विधि को किस रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? थॉर्नडायक ने जो प्रयत्न और भूल का सिद्धांत दिया था वह संबंध सहचारी अधिगम का सिद्धांत था, क्योंकि वह एक दूसरे से संबद्ध था, सहचारी था। इस प्रकार जो है प्रयत्न और भूल से सीख बढ़ती है। जो भी प्रश्न अभी तक इंक्लूड हैं वो शिक्षण शास्त्र के हैं, साइकोलॉजी के क्वेश्चन हैं। आगे कुछ और क्वेश्चन भी इंक्लूड रहेंगे क्योंकि इसमें अनदक्षता भी इंक्लूड है। 6 नंबर क्वेश्चन है, मुख्यतः प्रभावी अध्यापन किसका प्रकार है? प्रभावी अध्यापन जो होता है वो अध्यापन के प्रति अध्यापक की सकारात्मक अभिवृत्ति होता है। यानी इफेक्टिव टीचिंग जो होगा वो डिपेंड करता है कि टीचिंग के प्रति टीचर की क्या पॉजिटिविटी है। टीचर की पॉजिटिविटी ही वो भी अध्यापन के प्रति टीचिंग के लिए अध्यापन की मुख्य भूमिका होती है। अगला क्वेश्चन है, सृजनात्मक चिंतन यानी क्रिएटिविटी थिंकिंग क्या होता है? क्रिएटिविटी थिंकिंग को जो कहेंगे एक तरह का क्षैतिज चिंतन कहेंगे, क्योंकि क्षैतिज स्तर पर उसकी क्रिएटिविटी से उसका विकास होता जाता है। जिस क्षैतिज पर वो सोचते हैं उसी क्षैतिज पर उसकी जो सोचने की क्षमता है मानसिक विकास होता है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है? सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है बच्चों में शैक्षिक श्रेष्ठता का प्रोत्साहन। सतत का मतलब होता है लगातार, व्यापक का मतलब होता है बड़े पैमाने पर। इसे आप बच्चों का समग्र विकास भी कह सकते हैं, लेकिन सतत और व्यापक मूल्यांकन एक शिक्षक के लिए शैक्षिक क्षेत्र से संबंधित होता है, इसलिए सही ऑप्शन हो जाएगा बच्चों में शैक्षिक श्रेष्ठता का प्रोत्साहन। अगला क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक विचारधारा में आधुनिक शिक्षण विधि बच्चों को किस रूप में और कैसे करने का बल देती है? मनोवैज्ञानिक विचारधारा जो है वो बच्चे को कोड़ी स्लेट मानती है। उसका कहना है कि बच्चे कोड़ी स्लेट है, आप उसे जिस तरह घुमाएंगे उसी तरह घूमेगा। और आपने देखा होगा कि बच्चे का जन्म जिस परिवार में होता है वो उसकी मातृभाषा को अपना लेते हैं, क्योंकि वो कोरा स्लेट है, उस पर जो लिखेंगे वही लिखाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, सत्य शिक्षण का सिद्धांत कुछ भी पढ़ाया नहीं जा सकता, यह किसने दिया? कुछ भी पढ़ाया नहीं जा सकता, यह जो शिक्षण का सिद्धांत देने वाले थे वो स्वामी दयानंद थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था कि कुछ भी पढ़ाया नहीं जा सकता। 11 नंबर क्वेश्चन है, एक प्रभावी शिक्षक वह है जो अपने विद्यार्थियों को स्वयं सीखने में सहायता करता है। इफेक्टिव टीचर की पहचान यही है कि आप बच्चे को उचित मार्गदर्शन दें, उसे स्वयं सीखने का अवसर दें। जब बच्चे स्वयं सीखने में कठिनाई महसूस करें तो आप उसे सिखाने का प्रयास करें, लेकिन स्वयं सीखने में हर संभव सहायता दें। एक पुस्तक है दीवा स्वप्न, इसके लेखक कौन है? गीजू भाई बधेका। ये जो पेडागोगी के अलावा अन्य दक्षता कौशल है उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी इंक्लूड होते हैं, यानी कुछ सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन, कुछ रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन भी 50 क्वेश्चन में इंक्लूड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, समस्यात्मक बालक सामान्यतः वे होते हैं जो एक न सुलझने वाली समस्या से जुड़े होते हैं। समस्या का मतलब ही है ऐसी समस्या जो समस्या हो। कमजोर गिरी वातावरण, निम्न आनुवंशिकता, ज्यादा रक्षात्मक रूप वाले माता पिता, ये सब समस्यात्मक नहीं होते हैं। समस्या उसे ही कहा जाता है जिसे सुलझाना संभव न हो। यानी कहने का मतलब ये है कि समस्यात्मक बालक जो होते हैं ना सुलझने वाली समस्या से जुड़े होते हैं। बहुत ज्यादा मंदबुद्धि बालक हैं, विकलांग हो गए, इस तरह के बहुत सारे बालक जो पिछड़े हुए हैं शैक्षिक रूप से, वे सब समस्यात्मक बालक में आते हैं। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, शिक्षक प्रशिक्षण के लक्ष्य निर्धारित करने का महत्वपूर्ण पहलू है। शिक्षक की बहाली से पहले उसे शिक्षक प्रशिक्षण दिया जाता है। इसका सबसे प्रमुख पहलू है प्रशिक्षण मॉड्यूल, यानी उसको जो प्रशिक्षण देना है किस चीज का देना है, क्योंकि प्रशिक्षण तो सब कुछ का होता है।
टीचर का प्रशिक्षण, सेना का प्रशिक्षण, बैंक कर्मी का प्रशिक्षण, रेलवे कर्मचारी का प्रशिक्षण। इसका मतलब तो ये नहीं है कि किसी को कुछ भी प्रशिक्षण दे दिया जाए, शिक्षक को बहाल करने से पहले जो है सेना में भेज दिया जाए। इसलिए इम्पोर्टेंट है प्रशिक्षण मॉड्यूल का होना, क्योंकि यही जो है कंप्लीट सिलेबस है, उसको क्या सिखाना है जो उसके आगे के जीवन में आवश्यकता है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है अवलोकन अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? अवलोकन अधिगम का सिद्धांत देने वाले मनोवैज्ञानिक थे पावलोव। पावलोव ने अवलोकन अधिगम का सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन है बताओ कौन तकनीक का उपयोग किसके अध्ययन में किया जाता है? बताओ कौन तकनीक का उपयोग अंतरवैयक्तिक संबंध इंटरपर्सनल रिलेशन में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर साइनेटिक्स किस वर्ग के बच्चों के प्रबंध के लिए उपयोग की जाने वाली विधि है? साइनेटिक्स का जो संबंध है मंदबुद्धि बच्चों से है, रिटार्डेड चिल्ड्रन से। सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है एक शिक्षक सही माने में तब तक नहीं सिखा सकता जब तक कि वह स्वयं नहीं सीख रहे हैं। यह विचार किसका है? यह विचार जो है श्री अरविंद ने दिया था। ये एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे, साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने कहा था कि एक शिक्षक उस वक्त तक नहीं सिखा सकता जब तक वह खुद ना सीख रहा हो। ए टीचर कैन नॉट ट्रूली टीच अनलेस ही इज लर्निंग हिमसेल्फ इज ए व्यू पॉइंट आर्टिकुलेटेड बाय श्री अरविंदो। अगला क्वेश्चन है शिक्षक और शिक्षार्थियों के बीच परस्पर संवाद क्या होता है? शिक्षक और शिक्षार्थियों के बीच जो परस्पर संवाद है वह समीपस्थ विकास जोन का निर्माण करता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसके माध्यम से पारंपरिक ज्ञान का उपयोग किया जाना चाहिए? पारंपरिक ज्ञान का उपयोग जो है आधुनिक प्रौद्योगिकी द्वारा किया जाना चाहिए। सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है सीखना निम्न में किस पर निर्भर करता है? लर्निंग किस पर डिपेंडेंट है? लर्निंग डिपेंडेंट है सहकर्मी मनोवृत्ति पर, यानी जो सिखा रहा है उसकी मनोवृत्ति पर डिपेंड है कि वह आपको कैसे सिखा रहा है, क्योंकि जितना भी वह आपको देगा उतना ही आप गेन करेंगे। 100% हाईएस्ट आप गेन कर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। अगला क्वेश्चन है दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य है, क्यों? दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य है क्योंकि यह उसका मौलिक संवैधानिक अधिकार है। शिक्षा जो है आरटीई एक्ट के अनुसार हर किसी का संवैधानिक अधिकार है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क भी है। बच्चे दिव्यांग हैं उसके लिए भी ये संवैधानिक और मौलिक अधिकार है, बाकी बच्चों के लिए भी है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा एक अध्यापक के लिए मुख्य चुनौती है? अध्यापक के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती है वो अध्यापन को आनंदमय और रुचिकर बनाना है। जो आप पढ़ा रहे हैं उसको बच्चे को आनंदमय तरीके से पढ़ाना, इंटरेस्टेड तरीके से पढ़ाना एक शिक्षक के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर प्रभावी अधिगम निम्नलिखित में किस पर सर्वाधिक निर्भर है? जो प्रभावी अधिगम होता है, इफेक्टिव लर्निंग होता है, वो विद्यार्थियों की रुचि पर और उसकी भागीदारी पर सबसे ज्यादा डिपेंड होता है। बच्चे जो पढ़ना चाहते हो अगर आप वही पढ़ा रहे हैं तो वो रुचि के साथ पढ़ेंगे और यह अधिगम प्रभावी हो जाएगा। बाकी सब भी अपनी जगह इम्पोर्टेंट है, अधिगम सब पर निर्भर करता है, लेकिन सर्वाधिक जब पूछे तो विद्यार्थी की रुचि सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि जो शिक्षा है आज की वो चाइल्ड सेंटर्ड है, छात्र केंद्रित शिक्षा दी जाती है। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थी शिक्षक के किस गुण को सर्वाधिक पसंद करता है? विद्यार्थी शिक्षक के समय को सर्वाधिक पाबंद होना पसंद करता है। अगर शिक्षक जो है टाइम से आते हैं टाइम से जाते हैं तो वो बच्चे उसे काफी पसंद करते हैं, क्योंकि उसे और भी काम होते हैं, समय पर खेलना आदि काम भी अंजाम देते हैं। इसमें कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। 2019 की परीक्षा में भी इस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न 2019 किसे प्रदान किया गया? भारत रत्न 2019 प्रणब मुखर्जी को, नानाजी देशमुख को, भूपेन हजारिका को प्रदान किया गया। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें सभी को प्रदान किया गया। करंट अफेयर के मैं अलग से वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं लेटेस्ट करंट अफेयर आपको दूंगा जो स्टेट 2023 के लिए इम्पोर्टेंट होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं? 2019 में नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे अमिताभ कांत। निम्नलिखित में कौन एक हड़प्पा का बंदरगाह है?
हड़प्पा का बंदरगाह जो था वो लोथल था। हड़प्पा सभ्यता 2500 ईसा पूर्व की सभ्यता है। अगला क्वेश्चन है, कबड्डी खेल में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? कबड्डी खेल में एक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं। 5 खिलाड़ी जो होते हैं वो एक्स्ट्रा होते हैं बैकअप के तौर पर, लेकिन एक पक्ष में 7 ही खिलाड़ी खेलते हैं। अगला क्वेश्चन था, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दी ब्रोकन विंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? दी ब्रोकन विंग्स पुस्तक के लेखक है किरण बेदी, प्रथम महिला IPS। अगला क्वेश्चन है, कौन नदी अरब सागर में गिरती है? ब्रह्मपुत्र नदी अरब सागर में गिरती है। ये सब नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है, गंगा नदी, बाकी नदी भी जो है ये अरब सागर में नहीं गिरती सिवाय ब्रह्मपुत्र के। अगला क्वेश्चन है, भारत में नीति आयोग कब अस्तित्व में आया? 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह नीति आयोग अस्तित्व में आता है। पहले जो योजना आयोग था अब वही नीति आयोग है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है? राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। लोकसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। अगला क्वेश्चन है, सन 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने कालीकट के किस हिंदू शासक के समय आया था? वास्को डी गामा जो आया था 1498 में, वो कालीकट के शासक जमोरिन के पास आया था। सही जवाब है ऑप्शन बी। कुछ क्वेश्चन मैथमेटिक्स से भी पूछे गए थे। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में 30 मीटर का अंतर है 23। यदि आयत का परिमाप 206 है तो क्षेत्रफल क्या होगा? इसको सॉल्व करने के लिए आप जो है सपोज कीजिए कि लंबाई आयत का x है तो चौड़ाई जो है x से 23 कम हो जाएगा। अब आयत का परिमाप दिया हुआ है, इसका फॉर्मूला होता है 2 में लंबाई प्लस चौड़ाई। हमने परिमाप को 206 पुट किया जो दिया हुआ है और लंबाई x चौड़ाई x माइनस 23 पुट किया। इस तरह जो है जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू हमें प्राप्त होता है, उसमें से 23 को घटाते हैं, चौड़ाई भी आता है। जब हम लंबाई और चौड़ाई को गुणा करते हैं तो 2520 वर्ग मीटर प्राप्त होता है। सही जवाब है ऑप्शन डी। 15 वस्तुओं का क्रयमूल्य 10 वस्तुओं के विक्रयमूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ क्या होगा? प्रतिशत लाभ जो निकालेंगे हम 15 में से 10 को घटाएंगे 5 आएगा बटा विक्रय मूल्य गुने 100। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तब 5 दूनी 10, 2 50 से 100 यानी 50% प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 3 गुना इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक हो, यानी कोई संख्या x है उसका 3 गुना में से 3/5 को घटाते हैं तो 60 प्राप्त होता है। जब आप इस समीकरण को सॉल्व करेंगे तो आपको x का वैल्यू 333 प्राप्त होगा। सॉल्व करने पर आपको संख्या 60 प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, 6 संख्या का औसत जो है 20 है, यानी 6 को आप 20 से गुना करेंगे तो ये 120 प्राप्त होगा। एक संख्या को हटा दिया जाए तो नया औसत 15 होता है, यानी 15 को 5 से गुना करेंगे तो 75 होगा। अब जो छठी संख्या है 120 में से 75 घटाने पर आपको 45 आएगा जो सही जवाब है। इस सर्किल को आप देखिए और क्वेश्चन मार्क की जगह सही संख्या बढ़िए। 1 जो होता है 1 का क्यों होता है, 8 जो होता है 2 का क्यों होता है, 27 जो होता है 3 का क्यों होता है, 64 जो होता है 4 का क्यों होता है, 125 जो होता है 5 का क्यूब होता है। यहाँ पर गिनती 1 2 3 4 5 है तो यहाँ पर हम 6 का क्यूब लिखेंगे। जब 6 का क्यूब लिखेंगे तो इसका वैल्यू 216 हो जाएगा। सही जवाब है ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन को आइए हम सॉल्व करते हैं 42 को। यहाँ पर जो है एक सीक्वेंस है, श्रृंखला है, यहाँ पर बोल रहा है कि अंतिम क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। 5 के बाद 11 है, यानी 5 दूनी 10 से 11, 11 के बाद 23 है, 11 दूनी 22 से 23, 23 के बाद 47 है, 23 दूना 46 से 47, 47 के बाद 94 है, 47 दूना 94, 95। हम क्या करेंगे 95 को 2 से गुना करके 1 जोड़ देंगे। जब आप 95 को 2 से गुना करके 1 जोड़ेंगे तो 191 प्राप्त होगा। सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कुछ विज्ञान से लिए गए हैं, निम्न में कौन एक सदिश राशि नहीं है। आयतन जो है सदिश राशि नहीं है बल्कि यह आदिश राशि है। सदिश राशि में दिशा और परिमाण दोनों होता है।
जबकि आदिश राशि में दिशा नहीं होता, आयतन का कोई दिशा नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का तापक्रम कितना होता है? सामान्यतः 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। यानी ऑप्शन बी जो है अपनी जगह सही है। इसके ऊपर जो टेम्परेचर हो जाता है तो इसी के ही बुखार कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन प्राथमिक रंग है? प्राथमिक रंग उस रंग को कहते हैं जो प्रिज्म से प्राप्त होता है, जिसको मिलाने पर सभी कलर प्राप्त होते हैं, उसे प्राथमिक रंग कहते हैं। लाल, हरा, नीला, RGB जो है प्राथमिक रंग है। इसी 3 रंग को मिलाने से दुनिया के हर रंग प्राप्त हो सकते हैं। ये जो प्रिंटर मशीन होता है उसमें भी यही 3 कलर प्राप्त मिलते हैं और हर कलर छपता है। आप जैसा भी पेपर लेके जाइए वो छाप देगा प्रिंटर से, क्योंकि उसमें दुनिया का हर कलर रखा नहीं जाता, यही 3 कलर रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन मार्स गैस कहा जाता है? मीथेन को मार्स गैस कहते हैं, गोबर गैस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, बोरेक्स यानी सुहागा का रासायनिक सूत्र क्या है? K2B4O7.10H2O सुहागा का रासायनिक सूत्र होता है। 48 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा एक उदाहरण रासायनिक परिवर्तन का नहीं है? जल में नमक का घुलना रासायनिक परिवर्तन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भ्रूण निम्न में किसमें मिलता है? भ्रूण जो मिलता है वो बीज में मिलता है, बीज में भ्रूण होता है। अगला क्वेश्चन है लास्ट नंबर, निम्न में कौन वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है? विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन है। विटामिन ए, डी, ई और के ये वसा में घुलनशील विटामिन है। यानी सवाल के मुताबिक वसा में घुलनशील विटामिन कौन नहीं है? तो विटामिन बी वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है। दोस्तों, आपने देखा कि ये जो 50 प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें शिक्षण कौशल के भी प्रश्न होते हैं, रीजनिंग के भी क्वेश्चन होते हैं, मैथमेटिक्स के भी क्वेश्चन होते हैं, समान विज्ञान के भी क्वेश्चन होते हैं, समान ज्ञान के भी क्वेश्चन होते हैं, करंट अफेयर के भी क्वेश्चन होते हैं। यानी कुल 6 विषय से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लगभग 25 क्वेश्चन जो होंगे आपके स्टेट 2023 में शिक्षण कौशल से होंगे। बाकी 25 क्वेश्चन में समान ज्ञान, समान विज्ञान, रीजनिंग, मैथ, करंट अफेयर होंगे। दोस्तों, हमारे नोट्स में सभी विषय को सम्मिलित किया गया है, जिससे आपके शिक्षण कौशल की कंप्लीट तैयारी हो जाएगी 50 अंकों की। इसके अलावा आप मुझे अपने सब्जेक्ट बतलाएंगे तो आपको हम आपके सब्जेक्ट के कंप्लीट नोट्स देंगे, जिससे 100 अंकों की आपकी कंप्लीट तैयारी हो पाएगी। पेपर 1 और पेपर 2 के लिए हमारे अलग अलग नोट्स हैं और हर सब्जेक्ट के लिए हमारे नोट्स अवेलेबल हैं। आप हमसे ज़रूर संपर्क करें, चाहे वो उर्दू हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, हर विषय के नोट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। आप कॉल व्हाट्सएप करें 7631314948 पर कंप्लीट नोट्स प्राप्त करें। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।